हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रैनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे हैं। लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 जो नहीं देखा होगा वो जरूर से देख के आना लेक्चर 3 अटेंड करने के लिए, क्योंकि लेक्चर 2 में जो कंसेप्ट था वो पूरा आज यूज होने वाला है। ठीक है। और जो लेक्चर 2 अटेंड नहीं किया होगा उसको लेक्चर 3 अटेंड करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो मैं 3 स्टेप बताया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसको रिवाइज करो, खुद से रिवाइज करो, अभी कभी रिवाइज करो। ठीक है। स्टॉप करके रिवाइज करो खुद से, अगर नहीं किया हो तो, और रिवाइज करके आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो, स्टेप 1 में हम लोग क्या किए थे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाले थे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता था, जो कि आपका कंप्रेशन और टेंशन जोन को बांटता था। ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते थे, मूवमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करते थे कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन के मूवमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करते थे। मूवमेंट ऑफ एरिया कैसे निकालते थे, तो जो भी सेक्शन का एरिया निकल के आता था कंप्रेशन जोन में निकालते थे, तो कंप्रेशन जोन का एरिया लेते थे और उसको फिर मल्टीप्लाई करते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, उस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे। तो ये कंप्रेशन जोन का मूवमेंट एरिया आता था, मूवमेंट ऑफ एरिया। और वैसे टेंशन जोन का मूवमेंट ऑफ एरिया निकालने के लिए क्या करते थे कि हम लोग जो स्टील का एरिया होता था उसको लेते थे। मैं बोला था कि टेंशन जोन में पूरा एरिया मत लेना, जहां पर स्टील है उस स्टील का एरिया लोगे। जैसे एएसटी है तो एएसटी लोगे। ठीक है। वो बात अलग है कि हम लोग डब्ल्यूएसएम में एएसटी की जगह में एम इंटू एएसटी लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया स्टील का और इनटू फिर क्या करेंगे, उस स्टील का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते और इस प्रकार से आपका एक्स से निकल के आता था। दूसरा मेथड भी था आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। उसमें हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेस डायग्राम को देखते थे और स्ट्रेस डायग्राम में क्या करते थे, स्ट्रेस डायग्राम में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके एक्सए को कैलकुलेट करते थे। उसके बाद फिर स्टेप 2 में हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते थे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए अच्छा, कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक प्रकार का आइडियल डेप्थ है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि हमारा कंक्रीट और स्टील दोनों साथ में फेल हो रहा है, मतलब कंप्रेशन जोन टेंशन जोन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली फेल होगा, जिसके कारण जो होगा कंप्रेशन जोन का जो मैक्सिमम स्ट्रेस सी ए और टेंशन जोन का जो मैक्सिमम स्ट्रेस टी ए, दोनों ही अपने मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाएंगे, परमिसिबल लिमिट में पहुंच जाएंगे। मतलब सी ए सिग्मा सीबीसी हो जाएगा, टी ए सिग्मा एस टी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वही स्ट्रेस डायग्राम में फिर से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते थे और फिर एक्स सी मतलब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते थे। रिजल्ट क्या आता था, एम सी डिवाइडेड बाई टी प्लस एम सी इंटू डी। जो एम सी डिवाइडेड बाई टी प्लस एम सी है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते थे। के को क्या बोलते थे, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर बोलते थे। और एम क्या होता था, मॉड्यूलर रेशियो। सी जो होता है सिग्मा सीबीसी और टी जो है सिग्मा एस टी। आ गया यहाँ तक समझ में। तो मतलब कुल मिला के क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी इज इक्वल टू कितना हो गया, के इंटू डी हो जाता था। फिर मैं ये भी बताया था कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो केवल सिग्मा एस टी। और किस पे डिपेंड करता था, डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करता था, सिग्मा सीबीसी पे डिपेंड नहीं करता था। रीजन भी बताया था। और उसके बाद फिर टेबल भी देखे थे एक, कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना कितना के का वैल्यू होता है। एफी 250 के लिए 0.4 होता था। फिर उसके बाद फिर एफी 415 के लिए 0.289 और 0.253 एफी 500 के लिए होता था। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करते थे, एक्सए और एक्सी को कंपेयर करते थे। ठीक है, तो एक्सए इक्वल टू एक्सी होने पे बैलेंस सेक्शन होता था, एक्सए लेस देन एक्सी होने पे अंडर एनफोर्स सेक्शन होता था और एक्सए ग्रेटर देन एक्सी होने पे ओवर एनफोर्स सेक्शन होता था। अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता था, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग देखे थे कि रेनफोर्समेंट कम होता था, मतलब स्टील कम होता था तो फेल भी स्टील में होता था, मतलब स्टील अपने परमिसिबल वैल्यू में पहले पहुंचता था कंक्रीट के कंपैरिजन। बैलेंस सेक्शन में दोनों अपने परमिसिबल वैल्यू में एक साथ पहुंचेंगे, मतलब दोनों एक साथ फेल होते थे। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता था, ये सामने लिखा है देखो। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि स्टील ज्यादा होता था, एक मिनट रुकना। ओवर एनफो सेक्शन में स्टील ज्यादा और क्या हो जाएगा, कंक्रीट कम हो जाएगा। तो पहले परमिसिबल वैल्यू में अपना कंक्रीट पहुंचेगा, क्योंकि कंक्रीट कम है तो फेल भी पहले कंक्रीट सेक्शन मतलब कंप्रेशन जोन ही होगा। अब क्योंकि कंक्रीट पहले फेल हो रहा है तो ब्रिटल मटेरियल है, इसलिए इसमें हमको किस प्रकार का फेल हुआ, ब्रिटल फेलियर देखने को मिलता है। अब आगे फोर्थ स्टेप में बढ़ते हैं आज, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले आपको बेंडिंग मोमेंट क्या होता है समझ में आना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट मतलब कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, मान लो स्ट्रक्चर या फिर बीम है, उसमें आप लोड लगा रहे हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर है या फिर बीम है उसमें लोड लग रहा है, तो उस लोड के अगेंस्ट क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, ठीक है ना। उस लोड के अगेंस्ट क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑकर करिस्पॉन्डिंग टू फोर्स, फोर्स के कारण जो मूवमेंट डेवलप होता है उसको बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बेंडिंग मूवमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान से सुनना, हमारे स्ट्रक्चर में लगने वाला जितना भी बेंडिंग मूवमेंट है, तो उस बेंडिंग मूवमेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा स्ट्रक्चर विदाउट फेल हुए सह ले, ठीक है, विदाउट फेलवर सह ले बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम वैल्यू को, उसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वही लिखा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू विच सेफली बियर बाय आवर स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखते हैं। केस वन में आप अंडर एंड फोर्स सेक्शन के लिए सीखेंगे। अंडर एंड फोर्स सेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, आपका एक्सए का वैल्यू लेस हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम हो जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा। देखो, तो ये आपका पहला वाला जो है वो बीम सेक्शन है, ठीक है, इसमें आपको कल ही मैं बता चुका हूँ। उसके बाद सेकंड वाले में कुछ नहीं किया हूँ, बस जो एरिया ऑफ स्टील था उसको कंक्रीट के एरिया के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना, ठीक है। स्टील के एरिया को कंक्रीट के एरिया के टर्म में एम इंटू एस टी करके रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि एक्सए का वैल्यू क्या है, कम है, और एक्सी जो है उसका वैल्यू ज्यादा है। तो एक्सए न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस में हम लोग क्या बोलते थे कि जीरो स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डायग्राम बनाया हो, स्ट्रेन डायग्राम का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो स्ट्रेस डायग्राम में न्यूट्रल एक्सिस में आपका जीरो स्ट्रेस है, जबकि टॉप फाइबर में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो सी ए के बराबर है, ठीक है। जबकि बॉटम में जो एरिया क्या बोलना चाहिए, स्टील का जो स्ट्रेस है, स्टील का स्ट्रेस मैं सिग्मा एस टी बाई एम क्यों लिखा हूँ, टी ए बाई एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं अंडर एंड फोर्स सेक्शन है और स्टील कम होने के कारण स्टील अपने परमिसिबल वैल्यू में पहुंच जाएगा। तो टी ए की जगह में मैं क्या लिखा हूँ, सिग्मा एस टी लिखा हूँ। तो सिग्मा एस टी बाई एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब समझते हैं जो ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है। कंप्रेशन जोन में ट्रायंगुलर एरिया निकल के आ रहा है। स्ट्रेस डायग्राम में अगर देखोगे तो आपका न्यूट्रल एक्सिस में जो स्ट्रेस है वो जीरो है। न्यूट्रल एक्सिस में टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों जीरो होता है, मतलब स्टील के कारण, कंक्रीट के कारण स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस में जीरो होता है। लेकिन कंक्रीट में क्या होता है, कंप्रेशन जोन में आपका स्ट्रेस लिनियरली बढ़ते जाता है और टॉप में मैक्सिमम होता है जो कि सी ए के बराबर है। इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, स्ट्रेस डायग्राम में। तो इस पूरे स्ट्रेस के बदले में मेरे को एक रिजल्टेंट स्ट्रेस लेना पड़ेगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो कि आपका उस एरिया की, एरिया कैसे बन रहा है, ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, तो उस ट्रायंगुलर एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कोई भी स्ट्रेस मान लिया हूं, अभी के लिए मान लेते हैं कि वो रिजल्टेंट स्ट्रेस कुछ भी है, ठीक है, जो कि आपका ये एरो से दर्शाया हुआ हूँ, जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जा रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा ये बताना चाह रहा हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा एक्स ए बाई थ्री होगा, क्योंकि एक बार मैं बना देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका ट्रेंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेंगल में मान लेते हैं ये जो लेंथ है उसका बेस एल है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपका ये परपेंडिकुलर है वहां पर से क्या होता है, एल बाई थ्री डिस्टेंस पे होता है कि नहीं। और अगर उसी को आप अपोजिट साइड से देखें तो इस वाले साइड से आपका टू एल बाई थ्री डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। इतना आपको पता है ना, तो वही बस हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो गया, कंप्रेसिव फोर्स। अब मेरे को उसी से बस काम है। तो अब जो कंप्रेसिव फोर्स ऊपर का है और नीचे का जो टेंसाइल फोर्स है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं, और इसको कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट भी है। लीवर आर्म क्या होता है कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लीवर आर्म। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ टोटल कितना है, डी है टॉप फाइबर से, ये आपको देखो है ना, इफेक्टिव डेप्थ डी है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा। तो इफेक्टिव डेप्थ में जब माइनस करोगे एक्स ए बाई थ्री को, तो आपका लीवर आर्म नहीं निकल के आ जाएगा। यहाँ तक डायग्राम समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अब फाइनली निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है। क्या बोला मैं, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है। और कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। अरे फोर्स, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, देखो लेफ्ट में स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, ठीक है, या फिर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया नहीं हो जाएगा, तो वही तो किया है। तो कंप्रेसिव फोर्स की जगह मैं क्या करूंगा, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया किया और इनटू में क्या किया, लीवर आर्म किया। अब देखो एवरेज स्ट्रेस निकालना है कंप्रेशन जोन में,
ठीक है ना। हम लोग कंप्रेशन जोन में कैलकुलेट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो कंप्रेशन जोन में देखो स्ट्रेस डायग्राम को, तो आपका न्यूट्रल एक्सिस में कितना था, 0 था स्ट्रेस, और टॉप फाइबर में CA है, तो एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 प्लस CA/2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये लिखा हूं ना मैं, एवरेज स्ट्रेस 0 प्लस CA/2 इंटू में क्या कर दूंगा, एरिया कर दूंगा। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, कौन सा जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन का डायग्राम है उसको देखना। कई लोग क्या करेंगे, वो ट्रेंगल का एरिया ले लेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेस का एरिया नहीं निकालना है ना भाई, कंक्रीट का एरिया निकालना है। तो उस बीम सेक्शन में कितना कंक्रीट है, तो बी उसका विड्थ हो जाएगा, और एक्स ए क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो बी इंटू एक्स ए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। लीवर आर्म जब निकालोगे तो फिर से स्ट्रेस डायग्राम में आओगे, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच के डिस्टेंस को लीवर आर्म बोलते हैं। तो अभी हम लोग निकाल के भी देखे हैं, D-XA/3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस ये वाला स्टेप ही मेन था, ये समझ में आ गया तो उसको री अरेंज कर दोगे, तो ये आपका CA/2 BXA D-XA/3, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में निकल जाएगा। अब टेंशन जोन में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, एकदम ध्यान से समझते जाना, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को पॉज करो, देखो, समझो, या फिर वीडियो को फिर से पीछे ले जाओ। तो कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आ जाएगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, कंप्रेसिव फोर्स के बाद टेंसाइल फोर्स के लिए या फिर टेंशन रीजन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म करोगे, ठीक है। टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म करोगे तो फिर से आपका टेंसाइल फोर्स की जगह में एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू लीवर आर्म लिख दूंगा। अब देखो, टेंसाइल स्ट्रेस, एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा ST/M है ना, यही तो होगा ना। उसका और क्या एवरेज लोगे, 0 प्लस सिग्मा ST/M मत लिख देना, ठीक है ना। इसलिए मैं बोला पीछे का लेक्चर देख के आओ, ठीक है। 0 प्लस सिग्मा ST/M मत लिख देना भाई, डिवाइडेड बाई 2 ऐसा करके, ऊपर में क्यों ऐसा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपका स्टील केवल कहाँ पर है, नीचे में है, बाकी जगह स्टील नहीं है ना, ठीक है ना। तो उसके उसका स्ट्रेस कितना है, उतना ही तो आ रहा है, सिग्मा ST/M, वही तो उसका एवरेज स्ट्रेस है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिग्मा ST/M ही उसका एवरेज स्ट्रेस है, और बाई में एम क्यों होता है वो भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फिर उस स्टील का एरिया कितना हो जाएगा, एम इंटू एस टी हो जाएगा, एस टी मत लिखना, एम इंटू एस टी क्यों लिखते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं लेक्चर का, आप देख के आना, ठीक। उसके बाद फिर D-XA/3 कर देंगे, तो लीवर आर्म तो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना, दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस, D-XA/3। तो यहाँ पर से आपको अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आ गया है। अब केस 2 में आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सेम ही आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंप्रेशन जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं कि टेंशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आएगा तो कोई भी एक सेक्शन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, और जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, हम लोग टेंशन जोन को प्रीफर करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, कंप्रेशन जोन को नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है अभी बता देता हूं मैं। देखो, होता क्या है कि जब हम लोग कंप्रेशन जोन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो सीए के टर्म में आया है। सीए मतलब एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि सिग्मा सीबीसी से छोटा वैल्यू होगा, कोई सा भी वैल्यू होगा अपने को पता नहीं है। तो पहले आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, सीए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सीए का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो सीए का वैल्यू पहले आपको स्ट्रेस डायग्राम से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे स्ट्रेस डायग्राम से, स्ट्रेस डायग्राम में जाओगे और उसके बाद फिर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो सी ए क्या है, ऊपर में मैक्सिमम वैल्यू है और उसका बेस कितना हो जाएगा, एक से हो जाएगा, इक्वल टू नीचे में क्या है, सिग्मा एस टी बाई एम है, और डिवाइडेड बाई कितना करोगे, उसका लेंथ कितना हो जाएगा, डी माइनस एक से हो जाएगा। तो ऐसा करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से क्या निकलेगा, सी ए निकलेगा। अब सी ए को फिर इस के मतलब इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, मतलब एक स्टेप बढ़ जाएगा। जबकि टेंशन जोन में क्या है, डायरेक्ट सिग्मा एस टी आपको पता रहता है, दिया रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो कंक्रीट का ग्रेड है एफी 250 है कि 415 है, तो उस हिसाब से आपको मैं सिग्मा एस टी का वैल्यू फर्स्ट लेक्चर में नहीं, शायद कल ही तो बताया हूँ, सेकंड लेक्चर में ही बताया हूँ। तो सिग्मा एस टी का वैल्यू वहां पर से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और याद नहीं रहता तो हर लगभग 90% केस में आपको सिग्मा एस टी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो सिग्मा एस टी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे, एम एम तो आपने में ऑलरेडी कट जाएगा, और सिग्मा ए एस टी का वैल्यू आपका एरिया, और बाकी सब निकाल लोगे, मतलब एक स्टेप आपका बच जाएगा। इसलिए आपको टेंशन जोन को प्रेफर करना है। तो वही नोट में लिखा है, ऑलवेज प्रेफर द टेंशन साइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अंडर एंड फोर सेक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन में। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, और बैलेंस सेक्शन में हम लोग जानते हैं कि आपका क्रिटिकल डेप्थ होगा,
ठीक है ना, x इक्वल टू एक्स ही हो गया, मतलब क्रिटिकल डेप्थ की बात हो रही है, और क्रिटिकल डेप्थ जब हम लोग कंसिडर करते हैं उस केस में आपका कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों एक साथ फेल होते हैं, मतलब कंक्रीट स्टील दोनों एक साथ फेल होंगे, मतलब दोनों अपने परमिसिबल वैल्यू में पहुंच जाएंगे, मतलब स्ट्रेस डायग्राम में आपका एक चेंजेस देखने को मिलेगा, सी ए क्या हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी हो जाएगा, और टी टी ए क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी हो जाएगा। तो मतलब सिग्मा एस टी बाई एम मिलेगा, बाकी डायग्राम एकदम सेम रहेगा, और लीवर आर्म क्या हो जाएगा, तो डी माइनस एक्स सी बाई थ्री हो जाएगा। पहले एक्स ए बाई थ्री होता था, अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या करेंगे, अब ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा है उसका बेस क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, तो अब एक्स सी बाई थ्री लिखोगे ना, कि एक्स ए बाई थ्री लिखोगे, बस वही हो, डी माइनस एक्स सी बाई थ्री लीवर आर्म हो जाएगा। बस फिर उसके बाद फिर क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, तो एवरेज स्ट्रेस आपका कितना निकल के आएगा, सिग्मा सीबीसी बाई टू निकल के आएगा, क्योंकि जीरो आपका न्यूट्रल एक्सिस में था, टॉप फाइबर में सिग्मा सीबीसी, तो जीरो प्लस सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई टू करोगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई टू, बार बार थोड़ी पूरा लिखूंगा है ना। तो उसके बाद फिर एरिया कितना हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स के लिए एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया कर देते, एवरेज स्ट्रेस निकल गया, एरिया के लिए बी इंटू एक्स ही करेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद फिर डी माइनस एक्स बाई थ्री करेंगे तो लीवर आर्म हो गया। वैसे ही आपका टेंशन जोन में जब करोगे कैलकुलेट, तो टेंशन जोन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म करोगे, एक ही स्टेप चाहो तो आप एक और लिख सकते हो, टेंसाइल फोर्स की जगह में एवरेज स्ट्रेस इनटू क्या लिखोगे, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू लीवर आर्म कर दोगे, तो एवरेज स्ट्रेस आपका सिग्मा एस टी बाई एम इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एम इंटू एस टी डी माइनस एक्सी बाई थ्री, तो एकदम आसान से सिग्मा एस टी डी माइनस एक्सी बाई थ्री आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में निकाल लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा, जब आपके पास सेक्शन बैलेंस सेक्शन रहेगा तो कौन से सेक्शन से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना प्रीफर करेंगे, बताओ जल्दी से। अब दोनों ही आपका परमिसिबल वैल्यू में पहुंच जा रहा है, दोनों ही आपका एक साथ फेल हो रहा है, तो अब इस केस में मैं बोल सकता हूं कि हम लोग दोनों में से कोई सा भी सेक्शन प्रीफर कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा सीबीसी है, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू भी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट टेबल से आपको याद रहता है, ठीक है, और सिग्मा एसटी का वैल्यू भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो वो भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फिर वही लिखा है आपको नोट में, इन केस ऑफ द बैलेंस सेक्शन कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वली एफिशिएंट इन बोथ साइड, कंप्रेशन या फिर टेंशन साइड, ठीक है, इक्वली एफिशिएंट है। उसके बाद फिर देखते हैं केस थ्री। केस थ्री में आप ओवर एंड फोर्स सेक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि एक्स ए ग्रेटर देन एक्सी होगा, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और एक्सी का वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। तो स्ट्रेस डायग्राम आपका कुछ ऐसा निकल के आएगा, और आप लोग जल्दी से बता दो ओवर एंड फोर्स सेक्शन में कौन सा जोन फेल होता था पहले, तो आप लोग बोलोगे कंप्रेशन जोन फेल होता था, मतलब स्टील फेल होता, तो स्टील अपने परमिसिबल वैल्यू में पहुंच जाएगा, तो मतलब सी ए की जगह में मैं सिग्मा सीबीसी लिख दूंगा, जबकि नीचे वाला टी ए ही रहेगा, टी ए बाई एम रहेगा, क्यों, क्योंकि टेंशन जोन में स्टील ज्यादा रहेगा, और स्टील ज्यादा होने के कारण वो फेल नहीं होगा, तो इसलिए आप टी ए बाई एम लिखेंगे, और फिर से लीवर आर्म आपका क्या निकल के आ जाएगा, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। डी माइनस एक्स ए बाई थ्री दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, फोर्स क्या हो है यहाँ पर, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग लिए हैं उस ट्रायंगल की जगह में, ठीक है ना, ये पूरा क्या था, स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है, मतलब कि आपका वेरी कर रहा है जीरो से सिग्मा सीबीसी, तो उसके जगह में मेरे को एक एवरेज स्ट्रेस लेना पड़ेगा, सॉरी रिजल्टेंट स्ट्रेस लेना पड़ेगा, उस रिजल्टेंट स्ट्रेस का ऊपर से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स ए बाई थ्री होगा, तो लीवर आर्म क्या होगा, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री हो गया, एकदम सेम है यार, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कंप्रेशन जोन में बस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि कंप्रेशन जोन में हमारा जो कंक्रीट है वो फेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स की जगह में एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया लिखेंगे, चाहो तो आप एक स्टेप और लिख सकते हो, एवरेज स्ट्रेस में सिग्मा सीबीसी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स एरिया हो जाएगा, और इंटू में डी माइनस एक्स बाई थ्री, एकदम सेम है। उसके बाद फिर टेंशन जोन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन जोन में जब निकालोगे तो आपका वो फेल नहीं हो रहा है, उसके कारण टीए के टर्म में आएगा, और टीए के टर्म में आएगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो वही लिखा है कि नॉट कैलकुलेटेड फॉर द टेंशन जोन इन केस ऑफ द ओवर एंड फोर्स सेक्शन। उसके बाद समरी दिया है, समरी में आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, तो इसको क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बैलेंस सेक्शन हम लोग जब देखेंगे तो बैलेंस सेक्शन में एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, मतलब क्रिटिकल केस है, तो क्रिटिकल केस में आपका दोनों एक साथ फेल होता है, तो सी ए किसके बराबर हो जाता है, सिग्मा सीबीसी के, और टीए किसके बराबर होता है, सिग्मा एसटी के बराबर। सिग्मा सीबीसी को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एसटी को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर एंड फोर सेक्शन में क्या होता है, एक्स जो होता है एक्सी से कम होता है। अब इसमें जो आपका परमिसिबल लिमिट में पहुंचेगा वो स्टील होता है, इसलिए आपका टीए जो है टी के बराबर, मतलब सिग्मा
एसटी के बराबर हो जाता है, लेकिन जो सीए है वो लेस होता है सी से, सी मतलब सिग्मा सीबीसी से। ओवर रेनफो सेक्शन में जाते हैं तो एक्सए का वैल्यू ज्यादा होगा एक्सए के कंपैरिजन में। ये ओवर रेनफो सेक्शन का कंडीशन है, याद होना चाहिए। और इसमें जो फेलवर होगा मतलब परमिसिबल वैल्यू में जो पहुंचेगा पहले वो क्या होगा, कॉन्क्रीट होगा। तो कॉन्क्रीट जोन में सी ए सिग्मा सीबीसी के बराबर मतलब सी के बराबर हो जाएगा जब टी ए का वैल्यू क्या होगा, टी से कम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं डिजाइन। डिजाइन करते हैं, अब एनालिसिस खत्म हो गया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। ठीक है, अगर ये सिंगली रेनफो सेक्शन नहीं आया तो आगे का पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं है, फिर से वापस जाओ और फिर से सिंगली रेनफो सेक्शन को समझो, क्योंकि आगे में अभी आज डबली रेनफो सेक्शन पढ़ने वाले हैं। हालत खराब हो जाएगा अगर सिंगली रेनफोर्स नहीं समझ में आया तो, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। खैर अभी डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग में क्या रहता है, जब इफेक्टिव डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, डिजाइन के लिए हम लोग कौन से सेक्शन को प्रीफर करते हैं, तो बैलेंस सेक्शन को प्रीफर करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, डिजाइनिंग के लिए कौन सा सेक्शन प्रीफर करेंगे, बैलेंस सेक्शन प्रीफर करेंगे। बैलेंस सेक्शन मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में लेते हैं। और वैसे ही आगे हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में लेते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में लिए। सेम है वैसे ही कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स की जगह में एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया आएगा, तो एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। क्योंकि बैलेंस सेक्शन है इसलिए यहाँ पर सीए की जगह में क्या लिख दिया, सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई एवरेज स्ट्रेस ही तो है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर एरिया हो जाएगा बी इंटू एक्सी, और उसके बाद डी माइनस एक्सी बाई 3। एक्सी बाई 3 नहीं है, एक्सी बाई 3 है, सी है। क्यों है एक्सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन में आपका क्या है, परमिसिबल लिमिट में पहुंच जाएगा ना, सिग्मा सीबीसी में पहुंच जाएगा इसलिए। उसके बाद फिर उसके बाद कुछ नहीं था, सिग्मा सीबीसी की जगह में यहाँ पर सी लिख दिया हूँ तो सी बाई 2 हो गया है। और एक्सी की जगह में के इंटू डी पुट कर दिया गया है। इस इक्वेशन में क्या कर दिया गया है, एक्सी इक्वल टू के इंटू डी, आपको पता ही होगा। ठीक है, कल पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पर से के इंटू डी पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, के इंटू डी हो जाएगा, तो डी कॉमन निकल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, डी कॉमन निकल गया तो बच क्या गया, 1 माइनस के बाई 3 बच गया, ये आपका बी डी स्क्वायर हो गया। हाफ इंटू मतलब कि 1/2 को अलग से लिख दिया, हाफ इंटू सी इंटू, अब देखो क्यों अलग से लिखा, तो यहाँ पर सी जे के हो गया, एक्चुअली में 1 माइनस के बाई 3। ये जो 1 माइनस के बाई 3 है उसको मैं क्या एज्यूम कर लिया हूँ, जे एज्यूम कर लिया हूँ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखना। यहाँ पर से जो जे है, जे के रूप में किसको मैं मान लिया हूँ, 1 माइनस के बाई 3 को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म कांस्टेंट बोलते हैं। लिख लेना, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि लीवर आर्म कांस्टेंट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 1 माइनस के बाई 3 क्या है, लीवर आर्म कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या किए हैं, सेकेंड एजम्पशन ये किए हैं कि जो हाफ इंटू सी इंटू जे के बचा है ना आपका, बी डी स्क्वायर को छोड़ दो तो बाकी जो बच रहा है हाफ इंटू सी इंटू जे इंटू के, ये 1 माइनस के बाई 3 को जे लिख दिए हैं। तो हाफ इंटू सी जे के को क्या एज्यूम कर लिया हम लोग, क्यू एज्यूम कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, वो क्यू बी डी स्क्वायर बन गया। ठीक है, समझ में आया, क्यू बी डी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर से डी का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर से डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, डी इज इक्वल टू रूट ओवर एम बाई क्यू बी। ठीक है, डी इज इक्वल टू रूट ओवर एम बाई क्यू बाई, इस फॉर्मूला को थोड़ा याद रख सकते हैं, समझ में आया होगा तो याद आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ अगर आपको एग्जाम में निकालने बोलता है तो आपको पता होना चाहिए, रूट ओवर एम बाई क्यू बी होता है। ठीक है, एम की वैल्यू तो रख लोगे, बी का वैल्यू भी रख लोगे, लेकिन क्यू का वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्यू का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वो सी का वैल्यू अलग से दिया रहेगा, जे का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू सी इंटू जे इंटू के करने से क्यू बन रहा है करके। तो इसीलिए इस डिजाइनिंग को पूरा समझाया हूं मैं, चाहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी बता सकता था। ठीक है ना, तो ये डिजाइनिंग आप समझ लिए, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में निकालना सीखे हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको डी का वैल्यू निकला है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, एएसटी कैलकुलेट करना सीखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में कैलकुलेट करेंगे। तो टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है, तो टेंसाइल फोर्स की जगह में एवरेज स्ट्रेस सिग्मा एस टी बाई एम इंटू एम एस टी इंटू में क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्सी बाई 3, जो ऊपर में किया वही है। उसके बाद फिर एम एम कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिग्मा एस टी को मैं टी से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ ए एस टी, और इंटू डी माइनस
एक्सी की जगह में क्या पुट कर दिए, यहाँ पर भी एक्सी इक्वल टू के इंटू डी पुट कर दिए हैं। तो इस स्टेप में के इंटू डी पुट किए तो अगले स्टेप में आपका डी कॉमन निकल जाएगा, 1 - k/3 बचेगा। तो 1 - k/3 को फिर से हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, जे पुट कर दिए हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिए, मतलब जे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म कांस्टेंट। तो वही सेम हो गया। अब यहाँ पर से ए एस टी का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे, तो बच क्या जाएगा, एम डिवाइडेड बाई टी डी जे। ठीक है ना, एम डिवाइडेड बाई टी डी जे। अब ये डी इंटू जे को ही हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं ना, याद रखना। तो कभी कभार एग्जाम में ये फॉर्मूला दे देगा कि इसमें से m डिवाइडेड बाई टी डी जे में d इंटू जे क्या है, तो लीवर आर्म है कि क्या है, ऐसा करके चार्टों का ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, तो लीवर आर्म आपको आंसर लेना है। क्यों है लीवर आर्म, होता है ना d इंटू जे यार, d इंटू जे, जे का वैल्यू क्या है 1 - k/3। ठीक है ना, तो फिर से आप उल्टा रिवर्स जाओ तो d माइनस क्या बच जाएगा, kd/3। तो क्या आ गया, d माइनस xc/3, d माइनस xc/3 तो लीवर आर्म होता है ना, तो d इंटू जे क्या है एक्चुअली में, d माइनस xc/3 है। ठीक है, आ गया ना समझ में। आगे बढ़े, डबली रेनफोर्स सेक्शन अब चालू होने वाला है। नहीं समझ में आया तो फिर से जाओ वापस और सिंगली रेनफोर्स को समझ के आओ। ठीक है, अब देखते हैं, इफ विड्थ एंड डेप्थ सेक्शन बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड। देखो पहले समझ लो डबली रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारा सेक्शन बढ़िया मूवमेंट, मतलब बेंडिंग मूवमेंट को सह रहा था, कोई भी लोड आ रहा था। ठीक है, मान लेते हैं पी लोड आ रहा था, पी लोड के कारण बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा था। इस बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली में, बेंडिंग मूवमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा स्ट्रक्चर या फिर बीम बिना फेल हुए रेजिस्ट कर ले, उसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा बीम सेक्शन जो है, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका डायमेंशन नहीं बढ़े, जितना है उतना ही रहे, लेकिन उसमें हम और ज्यादा लोड लगाना चाह रहे हैं। और ज्यादा लोड लगाना चाह रहे हैं तो उसमें और ज्यादा बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, और ज्यादा बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा तो उसको हमारा स्ट्रक्चर सह पाएगा क्या, जो भी उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो जितना भी है वो उसको सह पाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं सह पाएगा, क्योंकि बीम सेक्शन का हम लोग डेप्थ को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, वही चीज बोला है कि विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द सेक्शन बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, विड्थ तो उतना नहीं है लेकिन डेप्थ आपको याद, कभी कभार क्या बोलता है कि डबली रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग क्या चीज सही है, तो डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये बोलते हैं, विड्थ को नहीं करते हैं कहीं कहीं पर। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से तो यही मेरे को समझ में आता है कि हमारा सेक्शन का जो डायमेंशन है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, डबली रेनफोर्स सेक्शन में तो विड्थ भी और डेप्थ भी क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो डेप्थ ऑफ द सेक्शन एंड विड्थ ऑफ द सेक्शन बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जब रेस्ट्रिक्ट है तो उस केस में जब हम लोग बीम सेक्शन में और ज्यादा लोड लगाना चाह रहे हैं, और ज्यादा बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे उसको आगे समझेंगे। ठीक है, तो वही चीज बोला है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंड बीम सेक्शन हैज टू बी रजिस्ट द हायर वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन विल बी नॉट इनफ। कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब उस चीज को बताता हूँ। अब यहाँ पर से समझना, देखो बेंडिंग मोमेंट कितना था नॉर्मल केस में, bm, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट bm लग रहा था। अभी मान लेते हैं कि इतना बेंडिंग मोमेंट हमारे सेक्शन में लग रहा था। ठीक है, और इस बेंडिंग मोमेंट के कारण इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था। लेकिन अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं ना, बेंडिंग मोमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब इस बेंडिंग मोमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस बढ़े हुए बेंडिंग मोमेंट को जो पिछला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था वो तो काम नहीं आएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मेरे को एरिया ऑफ स्टील बढ़ाना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्टील बढ़ाना पड़ेगा या फिर स्टील को और ज्यादा, रॉड को और ज्यादा लगाना पड़ेगा अपने बीम में या फिर स्ट्रक्चर में। यही एक चारा है, क्योंकि हम लोग कंक्रीट को बढ़ा नहीं सकते। कंक्रीट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सेक्शन है बीम सेक्शन या फिर स्ट्रक्चर, उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा। तो एक चारा एकमात्र यही है कि स्टील को बढ़ाओ। ठीक है ना, तो स्टील को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब ये पहला वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या था कि पहले मान लो लगा था AST1 लगा था, स्टील की जो एरिया है वो AST1 है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि और ज्यादा स्टील लगाना चाह रहे हैं, तो लगा दो भाई, ये लगा दिया मान लो और ज्यादा स्टील। अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है कि जब हम लोग और ज्यादा स्टील लगा देंगे तो अब ये हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। समझते हो ना, ओवर रेनफोर्स सेक्शन अभी पढ़ गया है। तो अब जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग ओवर रेनफोर्स सेक्शन को प्रिफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमको ब्रिटल फेल्योर देखने को मिलता है, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील ज्यादा होता है, कंक्रीट कम होता है।
तो इसके कारण कंक्रीट पहले फेल हो जाता है, और कंक्रीट फेल हो गया मतलब ब्रिटल फेल्योर देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन निकाले। तो राइट में देखना क्या किया गया, पहले AST1 था, अब हम लोग AST2 को ऐड किए, ताकि हम हमारा जो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको सह ले हमारा स्ट्रक्चर। तो लेकिन हम लोग ये देखे कि ये ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जा रहा है, तो ओवर एनफोर्समेंट को क्या करने के लिए, क्या बोलना चाहिए, हटाने के लिए, ओवर एनफोर्समेंट को निगलेक्ट करने के लिए ऊपर भी सेम अमाउंट का स्टील पुट कर दिए कंप्रेशन जोन में। कितने सेम अमाउंट का, जितना एक्स्ट्रा स्टील हम लोग डाले हैं, मतलब AS2, ठीक है ना, AST2 जो एक्स्ट्रा स्टील डाले हैं, उस एक्स्ट्रा स्टील को ऊपर भी हम लोग सेम अमाउंट में पुट कर दिया। उसको क्या बोला, उसको ASC बोला। ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। आगे समझ में, AST मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो बस, लेकिन वही सेम अमाउंट का है। AS मतलब कुल मिला के अगर लिखना चाहो तो AST2 इक्वल टू क्या है, ASC है। बस ऊपर में कंप्रेशन जोन में होने के कारण उसको ASC बोल दिया गया। ये समझ में आ गया। अब ऐसा करने से हुआ क्या, तो जो प्रॉब्लम आ जा रहा था ओवर एनफोर्समेंट होने के कारण, अब वो दूर हो जाएगा, ठीक है, वो दूर हो गया। इसीलिए हम लोग इसको डबली रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो स्टील है, पहले क्या होता था, केवल और केवल टेंशन जोन में होता था, अब टेंशन जोन के अलावा ऊपर में कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, डबली रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और AST मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन किसके बराबर हो जाएगा, AST1 प्लस AST2। AST1 पहले जितना स्टील था और AST2 जितना एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किए हैं, तो AST इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन कंपैरिजन इज इक्वल टू, अब देखो डबली रेनफोर्स सेक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं। किसके कंपैरिजन में, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के कंपैरिजन में। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता था, स्टील सिर्फ नीचे में होता था, अब डबल में, डबली रेनफोर्स में कंक्रीट जोन मतलब कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड किया गया है। तो अब कंप्रेशन जोन में जो स्ट्रेस इन स्टील आ रहा है, यहाँ पर सिग्मा ST की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिग्मा SC की बात हो रही है। SC मतलब स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक, कंप्रेशन जोन में क्योंकि स्टील प्रोवाइड किए हैं ना, यदि ऊपर में स्टील प्रोवाइड किए हो, तो उस स्टील में जो लगने वाला स्ट्रेस है, उस स्टील में लगने वाला जो स्ट्रेस है, वो कंक्रीट में लगने वाले स्ट्रेस के 1.5 टाइम्स इंटू एम के बराबर होता है। पहले क्या होता था यार, पहले होता था सिग्मा एस इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी होता था। यही होता था ना, मतलब जो स्ट्रेस इन स्टील है वो एम टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट के बराबर होता है। लेकिन जो कंप्रेशन जोन में स्टील है उसमें और ज्यादा स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, पहले सिर्फ एम टाइम्स लगता था, अब 1.5 एम टाइम्स लगेगा। बस ये चीज को याद रखना। अब दूसरा चेंजेस क्या होता है उसको देखते हैं। सिग्मा सीबीसी क्या होता है समझ में आ गया ना, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन कंक्रीट है, तो आपको पता है। टेंशन जोन में जब हम लोग आएंगे, पहले एरिया ऑफ स्टील अभी भी एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, एम इंटू AST होगा, टेंशन जोन की बात हो रही है। लेकिन जब हम लोग कंप्रेशन जोन की बात करेंगे, तो कंप्रेशन जोन में जो ASC है, एक्चुअली में एम से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, या फिर डिवाइड क्यों कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमको एरिया ऑफ स्टील को कंक्रीट के एरिया के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और एरिया और स्ट्रेस ऑफ स्टील को स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। पहले ही हम लोग जान चुके हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए, जो कंप्रेशन जोन में जो आपका स्टील है और उस स्टील का जो एरिया है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1.5 एम टाइम्स करना पड़ेगा एरिया ऑफ कंक्रीट को। तब जाके हमको क्या मिलेगा, वो एरिया ऑफ स्टील मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन। टेंशन जोन में तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्रेशन जोन में पहले भी m इंटू एस टी होता था, अभी भी m इंटू एस टी होगा। बस में जो चेंजेस हो रहा है वो कंप्रेशन जोन में हो रहा है, ऊपर भी जो चेंजेस हुआ वो कंप्रेशन जोन के स्टील के स्ट्रेस में हुआ है। आगे इतना समझ में। अब देखते हैं कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ द क्रीप। अच्छा, ये ऐसा करने का रीजन क्यों है, कंप्रेशन जोन में हम लोग ज्यादा वैल्यू क्यों ले रहे हैं एम का, मतलब मॉड्यूलर रेशियो को बढ़ा क्यों रहे हैं, 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना क्यों कर दे रहे हैं।
मतलब 50% ज्यादा इंक्रीज क्यों कर दे रहे हैं मॉड्यूलर रेशियो को? उसका रीजन ये है कि कंप्रेशन जोन में कंक्रीट भी है और स्टील भी है, जबकि टेंशन जोन में हम लोग क्या बोलते थे, कंक्रीट को निग्लेक्ट करते थे, केवल स्टील है बोलते थे। तो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट होने के कारण तो स्टील में कंक्रीट का स्ट्रेस भी लग रहा है ना। समझ में आया? स्टील जो प्रोवाइड किए हो आप, इधर देखो ऊपर में, स्टील जो प्रोवाइड किए हो कंप्रेशन जोन में, तो उसमें कंक्रीट भी है साथ ही साथ में और स्टील भी है, जबकि नीचे में टेंशन जोन में केवल और स्टील है, केवल स्टील है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, तो कंक्रीट भी होने के कारण कंक्रीट स्टील में स्ट्रेस डालेगा, ठीक है, और एक समय के बाद कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब परमानेंट कुछ अमाउंट में स्ट्रेस हमेशा लगा हुआ है कंक्रीट के कारण, किसमें, स्टील में। तो मतलब एक प्रकार से क्रीप नहीं डेवलप होगा। क्रीप क्या होता है समझ में आता है ना? क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम लोग एक समान लोड बहुत समय तक लगाए रहते हैं, एक समान लोड मतलब कि कोई भी हमारा बीम है, बीम में मैं 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया हूँ, बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, लेकिन एक समय से 6 महीने के लिए लगा है, 6 महीने साल भर हमेशा के लिए लगा है, तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उस बीम में देखने को मिलेगा कि नहीं? ठीक है, इसको और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया था, जो क्रीप में पढ़ाया हूँ। ठीक है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ द क्रीप ड्यू टू कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, वही बोला है कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप, क्योंकि मेरे को कंप्रेशन जोन में क्रीप को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, वही चीज बोला है, कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप ड्यू टू कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन, और किसके कारण, कंक्रीट के प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो एनालिसिस करते हैं, फाइनली एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर से ध्यान से समझते जाना। इसको मैं ए डायग्राम मान लेता हूँ चलो, और इसको मैं बी मान लेता हूँ। जो ओरिजिनल है आपका, ये जो लेफ्ट में बना है बीम सेक्शन, ये तो आप परिचित ही हैं कि ऊपर में कंप्रेशन जोन, नीचे में टेंशन जोन, बीच में न्यूट्रल एक्सिस, और आपका डी ओवरऑल डेप्थ, बी जो होता है सेक्शन का हमारा विड्थ हो गया, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ होता है, और एक्स से क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। एक्स्ट्रा क्या आया कि स्टील आप ऊपर में भी प्रोवाइड किए हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन में, तो उसका एरिया ए इंटू ए एस सी लिखे हो, अभी आप नहीं कर रहे हो मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई, और नीचे का जो स्टील का एरिया है उसको ए एस टी लिखे हो। ठीक है, एक चीज और जानना है, ये डीसी क्या है, तो डीसी आपका इफेक्टिव डेप्थ बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो जो ऊपर में जो स्टील प्रोवाइड किए हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप फाइबर मतलब टॉप सेक्शन का बीच का डिस्टेंस है, वो डीसी है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं ए डायग्राम और बी डायग्राम में स्प्लिट कर दिया हूँ, बांट दिया हूँ। तो पहले डायग्राम में क्या किया हूँ, कंप्रेशन जोन में सिर्फ कंक्रीट रखा हूँ, सिर्फ कंक्रीट रखा हूँ। तो कंप्रेशन जोन में सिर्फ कंक्रीट है और बाकी जो दिख रहा होगा आपको वो होल है। ठीक है, उसमें स्टील को मैं हटा दिया हूँ, तो सिर्फ कंक्रीट है। ठीक है, जबकि टेंशन जोन में क्या किया हूँ, ए एस टी वन को रखा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ए एस टी जो है, ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू से मिलकर बना है। ए एस टी वन क्या है, जो आपका पहले से स्टील जो पुट था आपके में, मतलब कि सेक्शन में, ठीक है, वो चीज है आपका। और AST2 क्या है, AST2 वो है जो कि एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आने के कारण जो बाद में आप लोग एक्स्ट्रा स्टील पुट किया वो AST2 है। तो पहले डायग्राम में सिर्फ AST1 है, और फिर जब दूसरा डायग्राम बनाए हो उसमें, मतलब बी डायग्राम में, बी में क्या किए हो कि आप लोग सिर्फ स्टील को पुट किए हो, पहले सिर्फ कंक्रीट को पुट किए थे, अब कंप्रेशन जोन में सिर्फ स्टील है। ठीक है, सिर्फ स्टील है, आगे समझ में। और उसके अलावा जो टेंशन जोन है, टेंशन जोन में AST2 है। ठीक है, AST2 है, और इस प्रकार से जब दोनों डायग्राम को मिला दोगे तो आपको ओरिजिनल डायग्राम नहीं निकल के आ जाएगा। आगे समझ में। ऐसा क्यों किया हूँ, समझाने के लिए किया हूँ। चाहता तो मैं ना दोनों को मर्ज करके भी बता देता, डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम एक्चुअली बनाना रहता है, स्ट्रेस डायग्राम ही मेन रहता है। स्ट्रेस डायग्राम बनाने आ गया तो फिर तो सेम स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 जो पहले कैलकुलेट करते थे ना सिंगली रेनफोर्स में, वैसे इसमें भी है, लेकिन आपको जो डायग्राम समझ में आना चाहिए वही मेन है, इसलिए मैं स्प्लिट कर दिया हूँ। अब सेकंड में क्या किए, नीचे वाला डायग्राम जस्ट इसके देखोगे तो उसमें कुछ नहीं किया हूँ, सेम है, बस क्योंकि मेरे को पता है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, WSM मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ स्टील होता है उसको कंक्रीट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं AST1 को यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, M इंटू AST लिख दिया हूँ ए डायग्राम में,
और बी डायग्राम में क्या किया हूँ, बी डायग्राम में मेरे पास स्टील ऊपर भी है और नीचे भी है, तो नीचे वाला m इंटू ए एस टी 2 हो गया है, और ऊपर वाला जो ए एस सी था वो क्या हो गया 1.5 m इंटू ए एस सी हो गया है, ऊपर में मैं बताया 1.5 m, है ना। बस अब जब इतना समझ में आ गया तो और नीचे बढ़ते हैं। अब जो ए डायग्राम था, ठीक है, ए डायग्राम मतलब समझ जाओगे ना, ए डायग्राम बोलूंगा तो आप समझ जाना, ठीक है। तो ए डायग्राम जो है उसके लिए स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, उसके लिए स्ट्रेस ना स्ट्रेन डायग्राम अब कोई काम का नहीं रहता तो उसको नहीं बताऊंगा। मेरे को पता है कि न्यूट्रल एक्सिस में आपका जीरो स्ट्रेस डेवलप होता है कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में, दोनों में। उसके बाद कंप्रेशन जोन में आपका स्ट्रेस लिनियरली बढ़ते जाता है और ऊपर जाते जाते आपका सीए हो जाता है, तो सेम है वैसी। और टेंशन जोन में आपका स्ट्रेस कहाँ पर लिखूंगा मैं, सिर्फ जो स्टील जहां पर है वहीं पर लिखूंगा। चाहो तो आप इसको मिला भी सकते हो, ठीक है, लेकिन मिलाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मेरे को पता है कि क्योंकि जो स्ट्रेस केवल कहाँ पर डेवलप हो रहा है आपका, जहां पर स्टील है, ठीक है। मिलाना तब जब आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है तो आप मिला सकते हो टेंशन जोन को भी, ठीक है। अब देखो टी ए बाई एम मैं लिख दिया हूँ, वैसी है सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ है, ये मैं लीवर आर्म निकालूंगा। लीवर आर्म निकालने से पहले आपको जो रिजल्टेंट फोर्स आया है सी का, रिजल्टेंट फोर्स जो आया है कंपैरिजन जोन में, क्योंकि ट्रेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसमें, ट्रेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है कंप्रेशन जोन में, तो उसके जगह में मेरे को एक रिजल्टेंट स्ट्रेस लाना पड़ेगा, और उस रिजल्टेंट स्ट्रेस का डिस्टेंस पता होना चाहिए मेरे को टॉप फाइबर से, जो कि एक्स बाई 3 होगा। अभी तक एकदम समान चल रहा है। उसके बाद फिर लीवर आर्म क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बी डायग्राम में। बी डायग्राम में जब आओगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बी डायग्राम में जब आओगे तो आपको क्या दिख रहा है, स्टील ऊपर दिख रहा है, स्टील नीचे दिख रहा है, ठीक है। इसमें स्ट्रेस डायग्राम में फिर से मैं क्या किया, एक लाइन खींचा टॉप फाइबर से आपका इफेक्टिव डेप्थ तक का। उसके बाद फिर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रायंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी कंप्रेशन जोन में सेम होगा। कंप्रेशन जोन है उसमें भी मतलब कि जीरो आपका न्यूट्रल एक्सिस में, और टॉप फाइबर में आपका कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, और उसका फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस मैं सी डेस मान लिया हूँ, ठीक है। इधर जो लेफ्ट वाला ए डायग्राम में रिजल्टेंट स्ट्रेस को सी माना था, और इधर क्या मान लिया हूँ, सी डेस मान लिया, कुछ भी मान लिया हूँ, मानने के ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल के आ रहा है उसका टॉप फाइबर से डिस्टेंस डीसी होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पर डीसी में माना था ना, डीसी में माना था, इफेक्टिव डेप्थ माना था, तो वो जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाएगा ना आपका ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो स्टील जहां पर है उसी के तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा, ना कि इस एरिया के। ट्रायंगुलर एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जाएगा, अब याद रखना। ट्रायंगुलर एरिया किस में ले रहे थे अपन, ए डायग्राम में ले रहे थे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाता था, इसलिए एक्स बाई 3 लिए थे। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जहां पर स्टील है उस स्टील के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा, जैसे नीचे नीचे वाला टेंशन जोन में होता था ना, वो स्टील के टेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाता था, ठीक है। वैसे आपका ऊपर वाला जो आपका फोर्स आ रहा है सी डेस, वो भी आपका स्टील के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा, और उसका जो डिस्टेंस होगा वो डीसी के बराबर होगा टॉप फाइबर से। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब जब ये समझ में आ गया तो लीवर आर्म भी समझ में आ जाना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे का कंप्रेस सॉरी ऊपर का कंप्रेसिव फोर्स और नीचे का टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ है, तो डी माइनस क्या कर दोगे, डीसी कर दोगे, ठीक है। डी माइनस डीसी कर दोगे तो लीवर आर्म निकल के आ जाएगा। जब ये डायग्राम क्लियर हो गया तो आगे का ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें हम, देखो अब फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, एकदम आसान से स्टार्ट करता हूँ। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिए। कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से निकालेंगे, जो आपकी मर्जी। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में पहले निकाल लिया। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप स्ट्रेस डायग्राम में पुट कर दो, जो ए डायग्राम है, ए डायग्राम का स्ट्रेस डायग्राम देखना, तो वहां पर से आपका एकदम आसानी से निकल जाएगा। वही करना है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, मतलब एक्स से इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सी ए की जगह में सिग्मा सी बी सी लिखोगे, टी ए की जगह में सिग्मा एस टी लिखोगे, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई एक्स ही हो जाएगा, और सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स ही हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे कैलकुलेट करते थे सिंगली रैंक फोर्स में, वैसे ही पूरा कैलकुलेट करोगे, आंसर आपका एम सी डिवाइडेड बाई टी प्लस एम सी आएगा। और एक्स एम सी डिवाइडेड टी प्लस एम सी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते थे, उसको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर बोलते थे। कुल मिला के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी हो जाएगा। एकदम समान है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 2 में।
ठीक है। स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में हमको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ऑफ एरिया, कंप्रेशन जोन को मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन जोन से इक्वेट करते थे। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, टेंशन जोन में तो सिर्फ स्टील है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्रेशन जोन की जब मैं बात करूंगा तो वहां पर कंक्रीट भी है, स्टील भी है। तो इसलिए मेरे को मोमेंट ऑफ एरिया कंक्रीट के लिए सेपरेटली निकालना पड़ेगा और फिर मोमेंट ऑफ एरिया स्टील के लिए निकालना पड़ेगा जो कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किए हो। फिर दोनों को जोड़ोगे तब निकलेगा मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया कंक्रीट का निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ एरिया निकालने आपको आता है। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। मोमेंट ऑफ एरिया आपको निकालना है कंप्रेशन जोन में। ठीक है, तो मेन डायग्राम को देखोगे, जो ओरिजिनल डायग्राम है, वहां पर जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा, बी इंटू क्या निकल के आएगा, एक्स से। ठीक है, बी इंटू एक्स से एरिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करते थे हम लोग, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है से न्यूट्रल एक्सिस का बीच का डिस्टेंस, मतलब एक्स से बाई टू, बी इंटू एक्स से बाई टू हो जाता था। तो ये जो आया वो कंक्रीट का एरिया आया क्या, नहीं आया अभी। कंक्रीट का एरिया एक्चुअली में तो आ तो गया है, लेकिन कंक्रीट के साथ साथ स्टील भी है क्या उस जोन में, कंप्रेशन जोन में। तो उस स्टील के मूवमेंट ऑफ एरिया को माइनस करोगे तब आएगा आपका कंक्रीट के लिए मूवमेंट ऑफ एरिया। आया समझ में? ये मैं क्या किया, बी इंटू एक्स से बाई टू किया, तो इतने में क्या आया, कंक्रीट का मूवमेंट ऑफ एरिया आ गया। ठीक है, कंप्रेशन जोन में। लेकिन अब उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टील भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो ग्रॉस एरिया है स्टील का, ग्रॉस एरिया बोल रहा हूँ, स्टील का एरिया नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना। ग्रॉस एरिया बोलने से स्टील के साथ साथ जो होल है, जो छेद है, उसका एरिया को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो होल का एरिया को माइनस करोगे तो होल का जो एरिया है वो ए एस सी है, जो स्टील का एरिया है उसी को ले लिए हम लोग, ए एस सी। यहाँ पर ध्यान रखना, ए एस सी की जगह में 1.5 इंटू एम इंटू ए एस सी मत कर देना ना, मत कर देना, क्योंकि हम लोग अभी होल की एरिया की बात कर रहे हैं, ना कि स्टील की एरिया की। तो ए एस सी इंटू में क्या करेंगे, जो उस स्टील का, देखो ऊपर में देखो, जो उस स्टील का, यहाँ पर जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो ये जो स्टील है, इस स्टील के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो न्यूट्रल एक्सिस मतलब ये जो टोटल जो है वो एक्से है। ठीक है ना, टोटल एक्से है ना, इधर देखो एक्से है। तो इस एक्से में कितना माइनस करोगे, डीसी माइनस करोगे ना। तो एक्से माइनस जब डीसी करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस निकल के आएगा ना। तो वही चीज तो किए हो आप। इसको अब जूम आउट कर देते हैं। तो अब क्या हो गया है, ए एस सी मतलब एरिया ऑफ स्टील, और मल्टीप्लाई किए एक्स ए माइनस डी सी। ध्यान से समझते जाना, एकदम प्यार से समझते जाना, तभी समझ में आएगा। तो एक्स ए माइनस डी सी। ठीक है, तो एक्स ए माइनस डी सी अब यहाँ पर से समझ में आ गया ना। ठीक है, वही आप क्या किए थे, पहले कंक्रीट के लिए किए थे, अब होल के लिए कर रहे हो, उसको माइनस किए। तो अब यहाँ पर से ये जो निकल के आया वो क्या आया है, कंक्रीट के लिए मूवमेंट ऑफ एरिया निकल के आया। अभी तो आधा काम हुआ है, अभी मेरे को क्या चाहिए, स्टील के लिए मूवमेंट ऑफ एरिया चाहिए। ठीक है, स्टील के लिए मूवमेंट ऑफ एरिया चाहिए, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, स्टील जो कंक्रीट जोन में प्रेजेंस है उसका एरिया कितना है, ए एस सी है। लेकिन स्टील का एरिया कंप्रेशन जोन में जो है उसको कंक्रीट के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 1.5 एम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1.5 एम इंटू ए एस सी इंटू में क्या हो जाएगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस डी सी हो जाएगा, जैसे पहले था। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब ये दोनों जब एक साथ जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर से ये और ये, तो क्या निकलेगा आपका, मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन निकला। अब इसको इक्वेट करना है मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन से। टेंशन जोन में या फिर स्टील जहां पर है आपका नीचे में, वहां पर के लिए निकालने का, टेंशन जोन लिखना है उसको। तो वहां पर के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्टील का एरिया एम इंटू एस टी है और डी माइनस एक्स से कर दोगे, एकदम आसान। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? देखो, टेंशन जोन में जो स्टील है, टेंशन जोन में जो स्टील है, ये वाला पहला वाला डायग्राम ही देखना आप। टेंशन जोन में स्टील आपका कितना है, ए एस टी है। ए एस टी को मैं किसके टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, एम इंटू एस टी। तो ये उसका एरिया हो जाएगा, और उसको फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस, डी माइनस कितना हो जाएगा, एक से हो जाएगा, खत्म बात। तो वही तो किए हैं आप, एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स से। आगे इतना समझ में? ठीक है, अब ये जो समझ में आ गया, उसके बाद तो फिर क्या है, अरेंजमेंट है।
ठीक है ना, उसको रीअरेंज करोगे तो आपको ऐसा ऐसा कुछ मिल जाएगा और कुछ नहीं है। तो बी इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई टू माइनस में क्या कर दिया हूँ मैं यहाँ पर से, इसको तो यहाँ पर बहुत सारा चीज मैं कर डाला हूँ, तो ये सबको मैं मिटा लूंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये सब चीज को मिटा देता हूँ यहाँ पर से, जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा लिखा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर से क्या होगा, प्लस माइनस को ब्रैकेट के अंदर में ले जाओगे और आपका ये कॉमन निकल के आएगा, क्या चीज, एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए माइनस डी सी इंटू ए एस सी, क्योंकि एक्स ए माइनस डी सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एस सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसको कॉमन निकालोगे तो बच क्या जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 1 - 1.5 m बच जाएगा। राइट साइड में आपका सेम रहेगा, टेंशन जोन में m इंटू एस टी डी माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो जाएगा, खत्म हो गया कि नहीं। आसान है, इसको जब तक अपने कॉपी में खुद से नहीं बनाओगे ना 2-3 बार, तब तक आप देखते ही रह जाओगे, वीडियो को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। या फिर अभी समझ में आ जाएगा तो बाद में भूल जाओगे, ठीक। इसलिए अपने से एक बार कर लेना मेहनत करके। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, एक्स से जब कैलकुलेट करना सीख गए हैं, एक्स ही कैलकुलेट करना सीख गए हैं, दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे। ये तो एकदम सेम है, एकदम एक एक ही सांस में बोल दो क्या होता है, बैलेंस सेक्शन एक्स ए इक्वल टू एक्स ही होता है, तो सी ए भी अपने मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पहुंच जाएगा, टी ए भी पहुंच जाएगा, तो सी ए इक्वल टू सिग्मा सीबीसी हो जाएगा, टी ए इक्वल टू सिग्मा एस टी हो जाएगा। अंडर एन फोर सेक्शन देखेंगे, अंडर एन फोर सेक्शन रिवीजन है, अंडर एन फोर सेक्शन में जब हम लोग देखेंगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी सिग्मा एस टी, तो परमिसिबल लिमिट में कौन पहुंचता है, स्टिल पहुंचता है, इसलिए टी ए इक्वल टू सिग्मा एस टी हो जाता है, जब सी ए की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा सीबीसी से कम होती है। ओवर एन फोर सेक्शन में जब हम लोग देखते हैं तो स्टील जो होता है वो ज्यादा होता है, कंक्रीट कम होता है, तो कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट में पहुंच जाएगा, कंक्रीट पहुंच जाएगा, इसलिए सी ए सिग्मा सीबीसी के बराबर हो जाएगा और टी ए छोटा रहेगा सिग्मा एस टी से। इस केस में क्या होता था, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा होता था क्रिटिकल डेप्थ से। उसके बाद स्टेप 4 में आते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। डायग्राम आपका सेम है, ठीक है ना, जो ऊपर में था। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ऊपर का डायग्राम अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग क्या किए हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में निकालेंगे, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है कि बैलेंस सेक्शन है, वो आपको ऊपर वाले थर्ड स्टेप से पता चल जाएगा। फिर उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते थे, बोला था, है ना। उसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता तो केवल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन से जोन में निकालते थे, किसमें फेल होता था, टेंशन में, टेंशन में निकालते थे। बैलेंस सेक्शन होने से किसी भी सेक्शन में निकाल लो, और ओवर एंड फोर सेक्शन होने से हम लोग कंप्रेशन जोन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे। लेकिन मैं एक यूनिवर्सल बता देता हूँ आपको, अभी मैं कोई सा भी मतलब सेक्शन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि अंडर एंड फोर्स है ओवर एंड फोर्स है, मैं बस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ कंप्रेशन जोन में, ठीक है। तो अभी जो सी है वो सी ही रहेगा, टी ए ही रहेगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कोई से भी सेक्शन नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। वो आपको खुद से वैल्यू पुट कर देना। अंडर एनफोर्स रहेगा तो आप क्या पुट कर देंगे, टीए के जगह में, सिग्मा एस टी पुट कर देंगे। ये सब तो जान रहे हैं ना, तो चलो अब पढ़ते हैं। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब कंप्रेशन जोन में हम लोग निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट प्लस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील दोनों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कंप्रेशन जोन में आपका स्टील भी प्रेजेंट है और कंक्रीट भी प्रेजेंट है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों का निकालना पड़ेगा। कंक्रीट के कारण जितना आ रहा है, स्टील के कारण जितना आ रहा है, दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। आज मेरे को पता है थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो मेरे को लगेगा ना 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मैं लेक्चर को क्लोज भी कर दूंगा। लेकिन अभी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कम से कम समझ लो, कल रिवाइज भी कर दूंगा, ठीक है, मेरे को लगेगा तो। वैसे रिवाइज तो बहुत सारा होगा यार, अभी एलएसएम भी पढ़ना है, टी सेक्शन भी पढ़ना है, फ्लेंज भी, वहां पर भी आपका ये रिवाइज होगा, तो आपको ना एकदम समझ में आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट सेक्शन के लिए जब निकालेंगे तो वही सेम हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील सेक्शन के निकालेंगे तो वही हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, और फिर एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया करने से कंप्रेसिव फोर्स निकलेगा। बस ये रिवाइज हो रहा है, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स जब स्टील के लिए देखेंगे तो उसके लिए भी जब एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया लिखेंगे और इनटू लीवर आर्म करेंगे, ये वाला तो स्टेप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट के लिए पहले देखना, कंक्रीट को कंसीडर करना, डायग्राम आपका ऊपर में बना हुआ है। एवरेज स्ट्रेस जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ए डायग्राम देखो, मतलब ए के कारण, ए डायग्राम के कारण जो स्ट्रेस डायग्राम बना है उसमें आप एवरेज स्ट्रेस जब निकालेंगे तो जीरो आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस में टॉप फाइबर में सी ए है, तो 0 प्लस सी ए बाई टू, मतलब सी ए बाई टू में डायरेक्ट लिख दिया हूँ, और मल्टीप्लाइड बाई एरिया होगा, तो एरिया के लिए आप ओरिजिनल डायग्राम को देखेंगे तो बी इंटू कितना हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा आपका लीवर आर्म होगा, लीवर आर्म स्ट्रेस डायग्राम में कितना आया है, डी माइनस एक्स ए बाई 3 आया है, तो वही लिख दिया हूँ। लेकिन जब इतना किए हैं तो कंक्रीट का
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं आया है, कंक्रीट के साथ साथ वो जो स्टील प्रेजेंट है दोनों का एक साथ आ गया है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कंक्रीट का चाहिए। तो जो स्टील का जो होल है, ग्रॉस एरिया को माइनस करोगे ना कि सिर्फ स्टील को माइनस करोगे। तो उसके ग्रॉस एरिया को माइनस करोगे तो उस एरिया में मतलब स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एवरेज स्ट्रेस सी डेस हो जाएगा क्या। देखो आप स्ट्रेस डायग्राम को देखो, बी बी डायग्राम के कारण जो स्ट्रेस डायग्राम आया है, तो उस होल में या फिर स्टील में जो स्ट्रेस आ रहा था उसको सी डेस माने हैं, तो सी डेस एवरेज स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, इनटू में एरिया ए इंटू ए एस सी लिखोगे। यहाँ पर 1.5 एम इंटू ए एस सी नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ हम लोग होल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो होल का एरिया जो होगा उसको कंसिडर करना है, ना कि स्टील का। उसके बाद सी डेस इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ये लीवर आर्म हो जाएगा, डी आपका इफेक्टिव डेप्थ है, डीसी जो था आपका ऊपर का इफेक्टिव डेप्थ था ऊपर के स्टील का, तो वहां पर से उसको माइनस कर दिया और कुछ नहीं है। सॉरी, इफेक्टिव कवर यार, इफेक्टिव डेप्थ पूरा डीसी इफेक्टिव कवर है ऊपर का, ठीक है, उसको माइनस कर दोगे। आ गया यहाँ तक समझ में। जब इतना करोगे तो आपका कंक्रीट के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। अभी मेरे को क्या चाहिए, स्टील के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। तो अब सिर्फ स्टील को देखोगे तो स्टील का जो एवरेज स्ट्रेस है वो सी डेस होगा, और उसका एरिया कितना होगा, 1.5 एम इंटू एस सी हो जाएगा। कंप्रेशन जोन की बात हो रही है, तो ए एस सी एरिया ऑफ स्टील था, और उसमें फिर कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.5 एम मल्टीप्लाई कर दोगे कंक्रीट के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद फिर डी माइनस डी सी करोगे, लीवर आर्म तो उतना ही होगा ना। ठीक है, तो जब इतना जब कर लोगे तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में आएगा। इसके बाद वाला स्टेप तो बस रीअरेंजमेंट है। ठीक है, जो कॉमन निकलेगा उसको निकालोगे और इस टाइप से आप कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, उसके लिए मैं बताने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग आते हैं सीधा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में आते हैं। टेंशन जोन तो एकदम आसान है। देखो टेंशन जोन में क्या किए हैं कि टेंशन जोन में आपका एएसटी जो है दो स्टील से मिलकर बना है। पहले जितना था AST1, और दूसरे बाद में जो एक्स्ट्रा पुट किया AST2। ठीक है, तो जो AST1 है उसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम ए डायग्राम में दिया है, जबकि AST2 है उसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बी डायग्राम से दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, TA/M करेंगे, एवरेज स्ट्रेस आएगा। ठीक है ना, TA/M करेंगे, एवरेज स्ट्रेस आएगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, M इंटू AST1 हो जाएगा, और उसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा, D माइनस XA/3 हो जाएगा। पहला वाला स्ट्रेस डायग्राम देखो ना, D माइनस XA/3 हो जाएगा कि नहीं, D माइनस XA/3 हो जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड वाला कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड वाला का भी स्ट्रेस सेम ही है। ठीक है ना, AST2 का भी स्ट्रेस एवरेज स्ट्रेस TA/M होगा, और एरिया उसका बदल जाएगा, M इंटू AST2 हो जाएगा। पहले AST1 था, अब M इंटू AST2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर D माइनस डी सी, उसका लीवर आर्म भी बदल जाएगा। तो पहले क्या था, लीवर आर्म D माइनस XA/3 था, अब क्या हो जाएगा, D माइनस डी सी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था, आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया टेंशन जोन में। अभी आप सोच रहे हो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता होगा, तो क्वेश्चन किस प्रकार का आता होगा वो आप, ये पूरा तो आएगा नहीं, डिजाइनिंग करने ये सब तो यानी कि पूरा कैलकुलेट करना लंबा लंबा वो सब गेट के लिए काम आएगा। ठीक है, या फिर कन्वेंशनल एग्जाम में आपके लिए काम का क्या है, वो छोटा मोटा पूछता है यार, लीवर आर्म निकाल के बताओ। ठीक है, डबली रेनफोर्स सेक्शन में लीवर आर्म निकाल के बताओ, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में लीवर आर्म क्या होगा। तो ये ऐसा ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आता है। या फिर आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, तो पूरा मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन तब तक नहीं बनाओ कैसा पता चलेगा। तो कोई सा भी बुक जो आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है, या फिर जानकार से जिससे भी आपको पूछना है, ठीक है, मैं बताऊं, मैं तो ऑलरेडी बताते रहता हूँ। ठीक है, ठीक, अब मानते होगे कि नहीं वो भी नहीं पता मेरे को। तो मैं तो बोलता हूँ आपको, जब जेई के लिए है तो आपको गुप्ता पहले सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, उसको सॉल्व कर लो। उसको सॉल्व करने के बाद ईएस का क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर जेई का एग्जाम दिलाने वाले तो प्रीवियस ईयर में जेई का जितना भी एग्जाम है हुआ है, कंडक्ट हुआ है, ठीक है, आपके स्टेट में दूसरे स्टेट में, उसको सॉल्व करो। ठीक, तो उससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, नॉलेज होगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ओके, तो आज के लिए मेरे को लग रहा है इतना ही करना चाहिए। आगे वैसे फ्लेंज बीम है, ठीक है, पढ़ोगे क्या, 1 घंटा भी होने वाला है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही। चाहो तो आप रिवीजन कर सकते हो, फिर से वीडियो को देखो और समझो सब चीज को। ठीक है, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ओके, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।